बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कंसोलिडेशन पे बात की और कंसोलिडेशन में भी हमने स्पेसिफिक बात की थी गुडविल के ऊपर कि गुडविल क्या होती है, पॉजिटिव गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, नेगेटिव गुडविल क्या है, इनकम है, हम किस तरह गुडविल को फाइंड करते हैं। ये लास्ट वीडियो की बात थी। फिर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में एनसीआई की कि एनसीआई को हम इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं और एनसीआई हम कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने बात की थी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स की या ग्रुप रिजर्व्स की। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंसोलिडेशन से ही रिलेटेड है और कंसोलिडेशन में आज हम बात करने लगे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे बात की, जो इंडिविजुअल कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। और आज जब हम बात करेंगे वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की कि कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन अमल किसको कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पेरेंट और सब्सिडरीज के रिजल्ट को आपस में ऐड करते हैं। हम कहते हैं ये दो एंटिटीज नहीं है, ये एक ही एंटिटी है। हम दोनों की सेल्स को आपस में क्या करेंगे, हम दोनों की सेल्स को ऐड कर देंगे। कौन सी सेल्स ऐड करेंगे अभी चल के देखेंगे। दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देंगे। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो ऐड नहीं होगी। तो ये सारी बातें, और जब हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं उस प्रॉफिट को हम किस तरह से अपॉर्शन करेंगे एनसीआई में और पेरेंट में। और एनसीआई कौन होता है ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर आप एक कंपनी के 80% शेयर्स खरीदते हैं तो जो 20% नहीं खरीदा वो 20% एनसीआई है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू हम कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे P प्लस S, सेल्स ऑफ पेरेंट प्लस सेल ऑफ सब्सिडरी। अब अगर क्वेश्चन में ये हमें कहता है कि P एक्वायर्ड S सेवरल ईयर अगो, कि P ने S को कई साल पहले खरीदा था, तो अब S का डाटा टाइम अपॉर्शन नहीं होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर पेरेंट सब्सिडरी को इक्वायर करता है तो हम पोस्ट एक्विजिशन कौन सी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, इक्वायर करने के बाद की इनकम। लेट्स सपोज ईयर एंड से 3 मंथ्स पहले हमने इक्वायर किया है, तो हम क्या करेंगे, एस के डाटा के साथ हम 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमने साल से पिछले साल रिकॉर्ड किया, इक्वायर किया था, तो फिर P प्लस S हो जाएगा। इसी तरह जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी P की कॉस्ट प्लस S की कॉस्ट लिखूंगा। देखिए मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं की तो इसका मतलब अभी कुछ बाकी है। वो बाकी क्या है कि P प्लस S, P की सेल्स प्लस S की सेल्स माइनस इंट्रा ग्रुप सेल। इंट्रा ग्रुप सेल्स, कल हमने इंट्रा ग्रुप बैलेंस की बात की थी। बैलेंस वो होता है जो हमने आपस में, एक ने रिसीवेबल हो एक पार्टी के लिए, दूसरे के लिए पेएबल हो। अब वो रिसीवेबल या पेएबल किस वजह से हो सकता है, उसकी एक रीजन सेल्स भी है कि हम आपस में दोनों कंपनीज, क्योंकि हैं तो दो इंडिविजुअल कंपनीज थी, हम आपस में ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करते हैं, एक पार्टी सेल्स कर रही है तो दूसरी पार्टी परचेजेस कर रही है। तो हम जब सेल्स रिकॉर्ड करेंगे P की सेल्स प्लस S की सेल्स माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स। तो P की कॉस्ट प्लस S की कॉस्ट माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टी सेल कर रही है तो दूसरी पार्टी वही अमाउंट उसी वैल्यू से परचेजेस कर रही है। और वो परचेजेस कहां पे रिकॉर्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फार्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वो जो परचेजेस थी हम उस परचेजेस में से इसको माइनस करेंगे। और यहां पे जो सेल्स हैं, जो भी सेल कर रहा है,
यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टी ने किसको सेल किया है। हाँ, होना क्या चाहिए, ये एक्विजिशन के बाद के अमल होंगे। ये जो सेल्स होंगी, इंट्रा ग्रुप सेल्स या इंट्रा ग्रुप परचेजेस, ये एक्विजिशन के प्रोसेस, एक्विजिशन डेट के बाद अगर होगी तभी हम इसे क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। मतलब हमने सेल कौन सी लेनी है, पी और एस की वो सेल्स जो उसने थर्ड पार्टी को बेचा है, पी और एस की वो कॉस्ट जो आपस की कॉस्ट नहीं है, उसके अलावा जो कॉस्ट लगी है वो हम लेंगे। प्लस इसमें एक चीज और करेंगे, वो क्या है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब याद रखिए यहां पे पर्फ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मोस्टली स्टूडेंट माइनस कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट में से जब माइनस करेंगे तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमने प्रॉफिट को कम करना है। प्रॉफिट को कम करने के लिए जब कॉस्ट में ऐड करूंगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो पर्प हमने पहले भी बात कर ली कि आपस की सेल्स के अंदर ये प्रॉफिट का वो पोर्शन है, ये प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो हमने होल्ड किया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्प कहते हैं। तो ये दो एडजस्टमेंट्स एफएफए के स्टूडेंट्स के लिए, ये दो, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और आपको ये दो एडजस्टमेंट नहीं आती तो अभी रुक जाएं, अभी आपका टाइम नहीं आया, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जब कंसोलिडेशन का सवाल आएगा, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में से आपसे पूछेगा, या आपको जो कल का हमारा लेक्चर था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस की बातें करेगा। तो यहां से जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस किया, सेल्स कौन सी हैं, कंसोलिडेटेड, पी प्लस एस माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स, पी की कॉस्ट प्लस एस की कॉस्ट माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स प्लस पर्प, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमने एक्सपेंसेस को पी प्लस एस P plus S, profit before interest and tax, interest P plus S, इसी तरह जब टैक्स लिखेंगे P plus S। तो जब ये सब कुछ हमने लिख लिया, हमने बाकी तमाम कॉस्ट को क्या कर लिया, P प्लस एस। एक काम और हो सकता है, वो क्या है, वो ड्यूरिंग द ईयर है, तो हम S के डाटा के साथ टाइम फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। जहां जहां S लिखा हुआ है वहां पे अगर लेट्स सपोज 3 मंथ्स हुए तो मैं इसको 3/12, इसको, बाकी ये सारी चीजें ऐसे ही आएंगी, सिर्फ S के डाटा के साथ 3/12 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंड पे, जब मैं ये सारी वर्किंग कर लूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब इस प्रॉफिट फॉर द ईयर को, इस प्रॉफिट फॉर द ईयर को ये जो मेरे पास प्रॉफिट आया है, ये कैलकुलेशन करने से, इस प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्टीज के दरमियान। किन दो के दरमियान, एक है एनसीआई और एक है पेरेंट। तो ये एक पॉइंट समझने का है, थोड़ा सा अगर आपका ध्यान होगा तो हम इसको समझ लेंगे। देखिए, ये जो प्रॉफिट हमने फाइंड किया है, इसमें पेरेंट का प्रॉफिट भी है, ये उस कंपनी का प्रॉफिट भी है जिसने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, और सब्सिडरी का प्रॉफिट भी है। कितना प्रॉफिट है, दोनों का 100% प्रॉफिट शामिल है। अब एनसीआई कौन लोग हैं, एनसीआई वो लोग हैं जिन्होंने सब्सिडरी का 20% जिनके पास है, टोटल का 20% नहीं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर इसकी रेशियो 20% है और इसकी 80% है कि ये प्रॉफिट हम 20/80 में
डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसमें पेरेंट का भी प्रॉफिट है। एनसीआई वो लोग नहीं है जिनका पेरेंट में शेयर है, एनसीआई वो लोग हैं जिनका सब्सिडरी में 20% शेयर है। तो अब हम क्या करें, हम सब्सिडरी के प्रॉफिट का 20% लेंगे। हां, अगर उस प्रॉफिट के अंदर उसने कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कमाया हुआ है, सब्सिडरी का कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो मैं वो प्रॉफिट क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। अगर कोई डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी थी उसने चार्ज नहीं की तो वो मैं डेप्रिसिएशन पहले लेस करूंगा, मतलब मैं एडजस्टेड प्रॉफिट लूंगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट मैंने भी आपको बताया कि जो भी सब्सिडरी का प्रॉफिट है उसमें क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। अगर सब्सिडरी ने पर्प लिया है, पर्प किसको, पेरेंट को सेल करके कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लिया है, तो वो सब्सिडरी के प्रॉफिट से पहले लेस किया जाएगा। और अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्वायर किया है, पहले सब्सिडरी के प्रॉफिट को हम टाइम अपॉर्शन करेंगे, टाइम अपॉर्शन करने के बाद उसमें से पर्प लेस करेंगे। अगर कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन जो कि नहीं चार्ज हुई, करनी चाहिए थी, कोई ऐसा एक्सपेंस जिसे हमने एक्सपेंस बनाना था, आपने एक्सपेंस नहीं बनाया, तो पहले वो लेस करेंगे। वो लेस करने के बाद जो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, एनसीआई परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्प आ जाएगा, एनसीआई आ जाएगा। इस एडजस्टेड प्रॉफिट पे हम एनसीआई परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हमें एनसीआई का शेयर पता चल जाएगा। अब टोटल लेट्स सपोज 20,000 प्रॉफिट था, तो मैंने 8,000 था सब्सिडरी का, तो उसका मैंने एडजस्टेड आ गया और 20% लिया, तो वो कितना आ रहा है, 1600। तो जब मैंने एनसीआई फाइंड कर लिया वो कितना है, 1600। तो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर पेरेंट शेयर होगा। मतलब 20,000 में से जब 1600 माइनस करूंगा तो बाकी क्या रह जाएगा, 18,400। तो वो जो 18,400 है वो किसका शेयर आ गया, पेरेंट का शेयर आ गया। तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम टोटल प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई नहीं करते, हम सब्सिडरी का प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिया होता है, अगर उसमें से कोई पर्प हो तो लेस करेंगे। आपके केस में जस्ट पर्प होगा या नहीं होगा, अगर टाइम अपॉर्शन होगा तो पहले टाइम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पर्प हुआ तो माइनस करेंगे। तो जो अब प्रॉफिट आ गया उस पर एनसीआई की परसेंटेज लेंगे, तो हमें पता चल गया कि इस टोटल प्रॉफिट में से एनसीआई का क्या शेयर है। अगर टोटल में से 1600 है तो ये 1600 इसका 20%, इस 20,000 का 20% नहीं हो सकता। ये एक बड़ी गलती है जो हम करते हैं। तो हमने कौन सा प्रॉफिट का लेना है, हमने सब्सिडरी के प्रॉफिट का 20% लेना है। तो जब इस 20 में से मैं इस 16 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 18,400। तो अब ये हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, अपॉर्शन भी कर चुके हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी एफएफए के लेवल पे बिल्कुल सिंपल सी प्रॉफिट एंड लॉस पूछी जाती है। देखें कितनी सिंपल है। तो इसके साथ एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर वो आपसे 6, 7, 8 नंबर की ये स्टेटमेंट बनवा लेगा, साथ थोड़ा सा और डाटा देगा, कहेगा गुडविल फाइंड कर दो, थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखा लेगा, वहां का भी आपका नॉलेज टेस्ट कर लेगा, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का भी नॉलेज चेक कर लेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स हमने सीखी, हमने रेवेन्यू सीखा, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स देखी, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी P+S आपके केस में होगा, और जब टोटल प्रॉफिट आ जाएगा उस प्रॉफिट को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एनसीआई में और पेरेंट में। तो आज की वीडियो में हमने थोड़े से टाइम में हमने देखा कि हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। अब आने वाली वीडियोस में हमारा क्योंकि कंसोलिडेशन खत्म हो गया, अब हम थोड़ा सा एग्जाम फोकस और एग्जाम की पॉइंट से बात करेंगे कि एफएफए के लेवल पे हमें एग्जामिनर किस तरह टेस्ट करेगा, हम इन कंसेप्ट्स को किस तरह अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि जिससे हम बेहतर स्कोर कर सकें अपने आने वाले एग्जाम्स में।